राकेश राकेश। मैं डॉक्टर दीपक यादव, जीडी हॉस्पिटल रतलाम में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आज हम लोगों का सब्जेक्ट है बेसिकली सीपीआर, है ना, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसको अपन बीएलएस भी बोलते हैं ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जब मैंने बोला कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो हार्ट और दूसरा लंग। और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब इन दोनों में से कोई भी चीज एक चीज बंद हो जाए, तो अपनों को उसको रीस्टार्ट करना है ना, ताकि पेशेंट की जान अपन बचा सके। तो जो अपना सीपीआर है वो करना रहता है कार्डियक अरेस्ट के टाइम या एपनिया हो, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां कब कब बनती है? या तो पेशेंट को कार्डियक डिजीज हो, उसको कोई हार्ट अटैक आया हो, या फिर किसी दूसरी तरह की कुछ कैजुअलिटीज हो। दूसरे तरह की कैजुअलिटीज मतलब कि कहीं पर आग लग गई हो, है ना, तो वहां पर पेशेंट धुएं से बेहोश हो सकता है या जलने की वजह से शॉक में जा सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रॉमा हो गया हो, है ना, किसी तरीके का ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो, वो हो सकता है। फिर किसी भी तरीके की चोट वगैरह, और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में अपने को बीएलएस की आवश्यकता पड़ती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी भी पेशेंट को बचाने में, उसका जीवन बचाने में काफी सहयोग करता है। उसके बाद क्या है कि अपने को बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के पहले कुछ चीजें ये भी देखनी पड़ती है। सबसे पहले पेशेंट का अपने को असेसमेंट करना पड़ता है ना। जाते ही किसी का अपन सीपीआर नहीं कर सकते। असेसमेंट का मतलब सबसे पहले अपन देखेंगे रिस्पॉन्स, है ना, पेशेंट का रिस्पॉन्स, कि आइदर पेशेंट इज कॉन्शियस और नॉट। तो अपन उसको, कोई भी नाम है अगर उसका, तो अपन उससे पूछेंगे राकेश राकेश राकेश, और अपने को लग रहा है कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अपने को तुरंत क्या करना है, अपने को किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। और उसी हेल्प को बुलाने के साथ साथ अपने को ये देखना है कि इसकी पल्स चल रही है कि नहीं। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें अपने को जो पल्स है वो देखनी है, तो वो अपन कहाँ देखेंगे? अपन कैरोटिड पल्स देखेंगे, है ना, क्योंकि कैरोटिड पल्स अपने को आसानी से दिखाई पड़ती है। पेशेंट को अपने को कैरोटिड पल्स को फील करना होता है। ये जो अपना उठा हुआ भाग होता है, यही अपनी सांस की नली होती है, जिसके पास में एक गड्ढा होता है जहां पर कैरोटिड आर्टरी होती है, उसी की पल्स अपने को देखनी रहती है। और ये पल्स अपने को बहुत ज्यादा असेसमेंट नहीं करनी है ना, क्योंकि पेशेंट को बहुत जल्दी सीपीआर का नीड है। अगर पल्स नहीं आ रही तो अपने को 5 सेकंड में समझ में आ जाता है कि पल्स अपने को है, कि पेशेंट को अपने को ऐसे सीधा करके अपने को सीपीआर देना है। अब सीपीआर जो होता है वो अपने को कैसे देना रहता है? सबसे पहले उसकी पोजीशन क्या है? तो सीपीआर में अपने को जो ये स्टर्नम होती है, स्टर्नम में लोअर हाफ स्टर्नम पे, और ये जो निप्पल है, ये निप्पल की सीध में या इससे थोड़ा सा नीचे अपने को इनको सीपीआर देना पड़ता है ना। सीपीआर के लिए अपने को दोनों हाथ का यूज करना पड़ता है एडल्ट में, है ना। एडल्ट में अपन इस तरीके से करेंगे और एल्बो को लॉक करेंगे। एल्बो को लॉक करने के बाद अपन शोल्डर से प्रेशर देंगे, है ना, इस तरीके से शोल्डर से प्रेशर देना। अपने को पूरा नहीं हिलना है, क्योंकि पूरा हिलेंगे तो जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो अपना हार्ट है या जो अपना ये चेस्ट है, ये कम से कम 5 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो रिलीज भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपन उसको बस ऐसे 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 कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो सिर्फ हार्ट इस तरीके से करेगा और वो ब्लड को बाहर की तरफ रिलीज नहीं कर पाएगा। तो अपने को ये इस तरीके से सीपीआर करना है। ये सीपीआर की जो साइकिल होती है, इसमें जो रेशो रहता है वो 30:2 का रेशो रहता है। अगर आप अकेले हैं और वहां हेल्प के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो आपको 30 बार सीपीआर करना है और उसके बाद एक ब्रीथ देनी है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद आपको इसको ब्रीथिंग देनी है तुरंत। ब्रीथिंग के लिए अपने को ऐसा करना है कि पेशेंट की नेक को टिल्ट करना है और चीन को लेफ्ट करना है और इधर से नाक को दबा के और फिर सांस देनी है। एक बार सांस देनी है और अपने को ये अश्योर करना है कि उस समय चेस्ट भी पूरा ऊपर आना चाहिए, है ना, ताकि सांस अंदर जा रही है। एक ब्रीथ देने के बाद अपने को कम से कम 6 सेकंड का समय लेना है। 6 सेकंड कैसे होगा, तो अपने को उसके लिए बोलना है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000, फिर माउथ टू माउथ अपने को ब्रीथ देनी है। ओके, इस तरीके से उसके बाद फिर अपने को सीपीआर वापस स्टार्ट करना है। ये सीपीआर का 30:2 का रेशो एटलीस्ट अपने को 5 साइकिल्स करना है। इस बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई इंटरप्शन, मतलब इस बीच में ना आप ये असेसमेंट करोगे कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको 30 साइकिल्स और 2-2 की ब्रीथ के साइकिल्स इस तरीके से दे के 5 साइकिल्स कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर असेस करना है। और इस बीच में अगर अपन सीपीआर दे रहे हैं और बीच में पेशेंट अगर मान लो अपने आप से उठ जाता है या अवेक हो जाता है तो अपने को सीपीआर बंद कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आ गया है, जैसे कि अर्जुन आ गया है, तो अर्जुन इधर आ जाए, तो अपन एक आदमी सीपीआर करेगा और दूसरा आदमी इसको ब्रीथ के लिए असिस्ट करेगा, है ना, ब्रीथ देगा और साथ में असिस्टमेंट भी करेगा कि पल्स आ रही है, अगर आती है तो अपने को बोलना है। ये सब चीजें तो हो गई रोड साइड, है ना। रोड साइड पे और दूसरी चीजें क्या ध्यान रखनी है, एक और चीज है ट्रॉमा, है ना। अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो ट्रॉमा के पेशेंट में अपने को जो ब्रीथ देनी है उसमें ये पोजीशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सर्वाइकल बोन जो है वो फ्रैक्चर हो, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो, तो उसमें अपने को पेशेंट का मुंह खोलना है, नाक बंद करनी है और सांस देना है ना, जिसको अपन जॉ गैज मैनेवर बोलते हैं, है ना। तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना है। दूसरा अपने को क्या करना है, शुरुआत में ही पेशेंट का देख लेना है मुंह खोल के कि कोई उसके मुंह में कीचड़ या किसी तरीके का कंकड़ पत्थर और ये सब तो नहीं भरा हुआ है, तो उसको अपने को साफ करना है। बेसिक मतलब ये सीपीआर का कि उसमें एबीसी है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवे मतलब आपको एयरवे इंटैक्ट करना है, कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको निकालना है, उसको ब्रीथिंग देनी है और सर्कुलेशन कर देना है। अभी कई उसमें ये एबीसी की जगह सीएबी हो, एसीबी भी हो गए। एयरवे इंटैक्ट करो, सर्कुलेशन देन ब्रीथिंग। तो अपन क्या करते हैं, पहले सीपीआर करते हैं और फिर उसके बाद ब्रीथिंग देते हैं, है ना। तो ये तो एडल्ट में हो गया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 30:2 के 5 साइकिल्स। अगर अपन हॉस्पिटल में है और अगर कोई बंदा ऐसा अपना वार्ड में कोलैप्स हो जाता है तो अगेन अपने को क्या करना है, रिस्पॉन्स देखना है। ये देख अपने को अगर रिस्पॉन्स नहीं देना है तो तुरंत कोड ब्लू के लिए हेल्प अपने को मांगनी है। और अगर या तो आप खुद अगर वही हैं तो किसी को बोलें कि आप कोड ब्लू को इन्फॉर्म करें, है ना। तो कोड ब्लू को इन्फॉर्म करेंगे तो अपनी जो इंटेंसिविस्ट की टीम है और जो लाइफ सपोर्ट सेविंग की जो अपनी क्रिटिकल केयर की टीम है वो उस जगह पे पहुंच जाएगी। और फिर अगेन सेम अपने को ये उनका इंतजार नहीं करना है, अपना जो काम है सीपीआर का वो अपने को जारी रखना है। और वही सीपीआर 30:2 का सीपीआर अपने को देना है और ब्रीथ बीच बीच में देनी है जब तक कि वो लोग आ ना जाए। और वो आ जाते हैं तब भी आपको एकदम से उनके आने से सीपीआर करना बंद नहीं करना है, आपको आपका सीपीआर करते रहना रहेगा। इंटेंसिविस्ट आएगा वो असेसमेंट कर लेगा, है ना। फिर उसके आगे अब जो भी है एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो चीजें होती है वो प्रक्रिया आगे चलेगी, है ना। तो इससे अपने को समझ में आ गया कि हॉस्पिटल के बाहर रोड साइड पे या ड्राउनिंग में पेशेंट अगर कहीं डूब जाता है उसको बाहर निकाल के लाते हैं, या कहीं आग लग गई है या फिर कोई शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसमें अपने को सीपीआर कैसे बाहर देना है और हॉस्पिटल में अपने को पहले क्या करना है। अब यही जो सीपीआर है ये सब एज वाइज अलग हो जाता है ना। तो चिल्ड्रन में जो अपन सीपीआर करते हैं उसका रेशो तो 30:2 रहता है, बट अपना सीपीआर का एंगल होता है वो बिलो निप्पल रहता है,
है ना, थोड़ा सा बिलो निप्पल रहेगा वो। और उसमें अपन उसको एक हाथ से सीपीआर करते हैं, क्योंकि वो छोटा रहता है ना, तो उसको एक हाथ से अपन सीपीआर करेंगे। अगर कोई बच्चा बड़ा है और फैटी है और अपने को लगता है कि नहीं अपन दोनों हाथ से कर सकते हैं, तो उसे दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपने को ये सारी चीजें करनी रहती है। और इसी तरीके से इन्फेंट में, अगर इन्फेंट है अपने पास कोई भी, तो इन्फेंट में अपने को 2 फिंगर से करना रहता है, और उसमें जो रेशो रहता है वो भी 30:2 का रहता है। बट आपके साथ अगर कोई है, असिस्ट कर रहा है आपको और आपके साथ में है, तो आप 15:2 का रेशो रखेंगे। 15 सीपीआर देंगे और 2 ब्रीथ देंगे, उसी तरीके से 6 सेकंड का जो मैंने समय बताया है, ठीक है। अब सीपीआर में एडल्ट में तो अपने को 5 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट होना चाहिए, और बच्चों में 4 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट होना चाहिए, है ना। और बच्चों में एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने को वहां बच्चों का कैरोटिड नहीं देखना है, क्योंकि उनकी गर्दन काफी छोटी होती है ना। तो बच्चों में अपने को या तो फिमोरल देखना है या फिर ब्रेकियल देखना है। ये चाइल्ड और इन्फेंट दोनों में लागू होता है, ठीक है। अब है ना, मान लो ये इन्फेंट है, तो अपने को कैसे सीपीआर देना है ना। तो इसको अपने को, ये मान ले स्टर्नम है, ये इसके निप्पल है, तो बिलो निप्पल अपने को सीपीआर ये दोनों उंगली से देना है, इस तरीके से पेनिट्रेट 4 सेंटीमीटर तक करना है, और फिर ऊपर भी आना चाहिए, है ना। इस तरीके से 30 बार अपने को पेनिट्रेट करना है, और 2 बार सांस देनी है। सांस का वही रहेगा 101, 102, 103, इस तरीके से 6 सेकंड में एक बार सांस अपने को देनी रहेगी, है ना। एक और तरीका है बच्चों को सीपीआर देने का, दोनों थंब के द्वारा, है ना, थंब टू थंब, इस तरीके से। ये ज्यादा एफिशिएंट समझता हूं मैं, मुझे ये ज्यादा एफिशिएंट लगती है। तो ये प्रोसीजर, ये वाला यूज अपने को करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज है कि अपन रेस्पिरेशन के समय अपने को ये जरूर ध्यान देना है, रेस्पिरेशन जब अपन दे रहे हैं तो क्या यार पेशेंट इन्फेक्टिव तो नहीं है ना, या कोरोना का टाइम था जैसे, तो अपन माउथ टू माउथ नहीं दे सकते हैं, या इन्फेक्टिव है, या वो किसी नाले में गिर गया है, या गंदी जगह है, तो वहां अपन रेस्पिरेशन इस तरीके से नहीं दे सकते। तो या तो अपने को अम्बू वहां पर अवेलेबल हो, सीपीआर अपने को कंटिन्यू रखना चाहिए। ब्रीथ के लिए अपन उस समय अगर इन्फेक्टिव है तो अपने को नहीं देना है माउथ टू माउथ, है ना। और अगर अपन हॉस्पिटल में है तो अपन अम्बू से उसको दे सकते हैं। सीपीआर के बारे में एक बेसिक सी जानकारी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि अपन हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में मान लो कि अगर वो सीपीआर के द्वारा नहीं आ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या उस समय उसको कुछ एरिथमियाज आ सकते हैं, तो ऑलवेज वहां पर डिफिब्रिलेटर अपने पास होना चाहिए, है ना। डिफेब में अपने को शॉक देना रहता है ना, शॉक देते हैं। तो शॉक देने की जो प्रक्रिया रहती है वो अपने को कैसे देते हैं, जो शॉक होता है अपने को इलेक्ट्रिक शॉक जो डिफिब्रिलेटर से देना रहता है, उसके लिए अपने को क्या करना रहता है कि एक तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक बायफेसिक होता है, एक मोनोफेसिक होता है। जो बायफेसिक होता है उसमें 90 to 120 जूल्स अपन यूज करते हैं, और जो मोनोफेसिक होता है उसमें 200 जूल्स। बट बायफेसिक जो डिफैब होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट को इंजुरी के चांसेस कम रहते हैं। ऑलवेज अपने को जेली अप्लाई करना है, पेशेंट के यहाँ भी जेली अप्लाई करना है। और ये जो पेडल्स होते हैं उसमें राइट वाला हमेशा एपेक्स पे रखना है, और इसको हमेशा हार्ट के बेस पे रखना है। और जब आपका डीफैब चार्ज हो जाए तो आपको इसको रिलीज करना है, उसके बाद अपने को सीपीआर कंटिन्यू रखना है। ऐसा अपने को करना है जब तक कि पेशेंट सरवाइव ना हो। तो ये कुछ चीजें थी, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है। बट किस तरीके से अपन सड़क पे भी किसी की मदद कर सकते हैं वो अपन ने इसमें सीखा। और एक चीज जरूर है जो मैं थोड़ा सा कहना भूल गया, कि सड़क पे या किसी हादसे में, फैक्ट्री में या किसी भी जगह ऐसा होता है, तो पहले तो दुर्घटनाग्रस्त जो जगह है वहां से पेशेंट को जरूर हटा लेना चाहिए, है ना। और उसको ऐसी सुरक्षित जगह पे लेकर आना चाहिए, और कभी ऐसे उठा के नहीं लाना,
लेटा के ही लाना है, क्योंकि ऐसे लाएंगे तो सर्कुलेशन और नहीं जाएगा। तो उसको ऐसी जगह पे लेकर आना है जो सुरक्षित है और जो फर्म है। फर्म मतलब एकदम प्लेन है और सख्त है ना, और ऐसी जगह पे अपने को रख के सीपीआर देना है। सो दैट इज ऑल अबाउट सीपीआर। थैंक यू।